अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, मौसीकी के कई रंग हैं और आज इन रंगों का मज़ा लेने के लिए चलते हैं एक मौसीकार घराने में। जाने कहाँ गए वो दिल, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिल। अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है। अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है। साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। जाने कहाँ बंद करो चीखो पखार। कभी राग रागनी भी गाया करो, हमें नहीं ये पसंद फिल्मी गाने। निरी हिल जुल आया करो, बैठा करो, जाया करो। क्या कहने बड़े उस्ताद जी, आप भी बैठे रहते, जरा भील जुल किया करे, हिला करे। अल्लाह ना करे बैठे बैठे आपको फालज हो गया तो हमसे तो आप हिलाए भी नहीं जाएंगे। जब भी करते हो कूड़ों वाली बात करते हो। मैं ते कहना किते पंजाब हुकूमत च भर्ती होवो, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਬਲੇਟ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਢਾਣ। जब उस्ताद उर्दू में बात करते हो ना तो कोशिश किया करो उर्दू में बात करो। उस्ताद जी, जिस पे जो जुबान असर करे उसको वही बोलनी चाहिए। अरे वाह बेटा, तुम तरक्की करोगे, नाम रोशन करोगे मेरे अकेले का। इनको छोड़ो। सिर्फ नाम रोशन करेगा, उस्ताद को नहीं रोशन करेगा। वाह वाह वाह। तो नजर ही नहीं आता। उस्ताद जी, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कहते खुदा ने ही तो बुझाई है। और हमें ना बातें किया करो, हमारे राग में ही सारी हमारी वर्जिश हो जाती है। क्या कहने ओ खान साहब, एक जगह ही बैठकर सारे गामा पादा नीसा करने से वर्जिश नहीं होती। आप की तरफ आ जाएं, स्टेज पर ही इतनी उछल कूद होनी है कि वर्जिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे अपने पॉप अपने पास रखो बेटा जी, हमें मत बुलाओ पॉप की तरफ, बल्कि अपने पापों की माफी मांगो। उस्ताद जी, है कौन वो दुनिया में न पाप किया जिसने, है कौन वो दुनिया में न पाप किया जिसने, बिन उलझे कांटों से हैं फूल चुने किसने, हैं फूल चुने किसने, बेदाग नहीं कोई यहाँ पापी सारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे। नहीं बेटे, आप खड़ा पानी है, आप बहते धारे नहीं है। बहता धारा इतना मैला कुचैला नहीं होता। अपने पास रखो अपना ये पाप, सिर्फ उछल कूद। फरीद मियाँ, उछल कूद तो या बंदरों का काम है या ऐसे गुलकारों का। ये बंदरों का काम है, इसका मतलब ये यूबिया जाके गाएं।
अबे शौक है, ये मौसीकी है, कोई जिम्नास्टिक थोड़ी है। और वैसे भी तानसेन मौसीकार हुए हैं, कोई पीटी मास्टर नहीं हुए। चलो उस्ताद जी मौसीकी वास्ते ना हिलजुल करो, राशन वास्ते तो हिलजुल करो। अगे मेरी घर वाली राशन तो रुस के पेके पे चलेगी है। बेटे इस बात को राशन पे मत डालो। तुम्हारे जैसी चीज को मुसलसल देखने के बाद इतनी ब्रेक तो चाहिए होती है। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖੋਂ ਗਈ ਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੱਚਾ ਆਟਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। अरे कच्चा आटा क्यों पी जाते थे? हमने कौन सा इनको बड़ी ईद पे बेचने के लिए इनका वजन बढ़ाना है? या कच्चे आटे की लेवी बना के इन्होंने अपने मैदे में पोस्टर चिपकाने हैं? चले रमजान शरीफ आ गया है, उसके लिए तो मरीम नवाज साहबा राशन दे रही हैं, वो राशन तो आपके घर ही आ जाएगा। लेकिन ईद के बाद राशन के लिए आपने हिलजुल जरूर करनी है। ईद के बाद क्यों हिलजुल करें? मरियम नवाज कहीं और शिफ्ट हो रही हैं। अबे शौक है, एक तो हमने तुम्हें माफ करके दोबारा इस घर में आने दिया है। अब तुम बड़े हो चुके हो, सारे घर के राशन की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम कोशिश करो। चलो बाकियों के लिए तो मैं राशन की जिम्मेदारी उठा लेता हूँ, लेकिन बड़े उस्ताद के लिए राशन की जिम्मेदारी तो वजीर खजाना भी नहीं उठा सकते। नामुमकिन जी, ये तो पान भी केले के पत्ते पे चूना लगा के खाते हैं। अबे वो चूना लगाने वाली चमची, उस्तादों के साथ तमीज से बात किया करो। अच्छा जी, तमीज से कर लेते हैं। उस्ताद जी अगर इजाजत हो तो एक जुगत कर लूं? देखो कैसा शोखा है। अब तो तमीज से इजाजत मांग रहा है, कीजिए बेटे। इतनी सेहत के साथ इतने बड़े बड़े बाल मुगलों की फौज के तोपची लग रहे हैं। हाँ, बड़े उस्ताद जी अगर बाल कटवाने के लिए पैसे नहीं है तो आपके सर को आग लगा दे। यार कुछ अकल को हाथ मारो, सेबे वाले बम की तरह फाटी ना जाएं। फरीद साहब, पुरानी जंगों में ऐसा बंदा सिर्फ एक ही ऐलान करता था, शाही हुक्म के मुताबिक रोटी का वक्फा हो चुका है। और ऐलान करने से पहले अपने हिस्से की रोटी साइड पे कर लेता है। रोटी भी पहले साइड पे कर लेता है और सारा रायता भी पी लेता है। ओहो, जिस वेले रहता एंड ते पहुंचदा ते दुश्मन दा फैर इत्थे वजदा। ओहो, रायता जाया होने का दुख हुआ है। उस्ताद तो आते जाते रहते हैं। बेटा यहाँ सेंटर में दीवार करवा दो वरना मैं चला जाऊंगा। उस्ताद मोहतरम जाइएगा मत, पीछे से प्रोड्यूसर राना शान ने फोन नहीं करना। यार इस हद तक बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने खान साहब को जिज करके रख दिया है। बेटा अभी तो इन्होंने जिज किया है, इनके बस में हो तो ये उस्ताद मोहतरम पे ट्रक चढ़ा के इन्हें पिच कर दे। अरे बेटा ये ना कहना कि उस्ताद जी को अल्लाह पाक रिच कर दे। उस्ताद मोहतरम इनके होते हुए हमने क्या रिच होना है? ये तो राशन की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। मैं क्यों उठाऊं राशन की जिम्मेदारी? मैं अपनी घरवाली को मनाने के लिए उसके लिए ईद के सूट का बंदोबस्त ना करूं? वाह बेटे तुम उन सूट के पैसों का घर में राशन लेके आओ, हम तुम्हारे लिए ऐसी दुआ करेंगे कि तुम्हारी घर की रौनक वापस आ जाएगी। आपकी दुआओं में इतना असर होता तो आपके सरों से रौनक गायब क्यों होती? अपने लिए खुद सोचें। मैंने तो रमजान के महीने में डिफेंस के इलाके में पीपा बजाने की जॉब पकड़ ली है। मेरा तो गुजारा हो जाएगा। ओ कूड़ बेटा जॉब तो कोई सही ढूंढो। डिफेंस में तो हर घर वाले ने जर्मन शेफर्ड रखे होते हैं। अगर मुलाजम एक को भी बांधना भूल गए तो उसने तुम्हारा पीपा बजा देना है। ऐसी कोई बात नहीं उस्ताद जी, डिफेंस सिक्योरिटी वाले हमें कार्ड बना के दे रहे हैं और उसके ऊपर लिखा होगा स्पेशल सिक्योरिटी। स्पेशल सिक्योरिटी जो चोर नहीं पकड़ती, चाय और पराठा पकड़ लेती। देखा बेटा कैसे लोग हैं, किसी को गाते तो क्या,
किसी को खाते भी नहीं देख सकते। बेटा हम तुम्हें गाते खाते नहीं, किसी दिन नहाते देखना चाहते हैं। और उसके लिए हम खुद किसी दिन तुम्हें नहर में फेंक के आएंगे। फेंक दो, नहर ही खुशक है, भल सुबाई हो रही है। तो यार बड़े फजूल लोग हैं आप लोग। वो बड़े आदमी हैं, बिल्कुल सही मशवरा दे रहे हैं। रमजान करीब है, आप लोगों को चाहिए कि राशन का इंतजाम करें। और इनके पास तो 2-2 सूट है, ये तो हर जगह से 2-2 दफा राशन लेंगे। बड़े उस्ताद तो बुर्का पहनकर तीसरी दफा भी ले सकते हैं। हमेशा मांगकर ही गुजारा करना, कभी मेहनत करने का ना सोचना। तो बेटा मेहनत कहाँ करनी है इन्होंने, ये कौन सा नामुराद खरा दिए हैं। उस्ताद जी हमें मेहनत करना भी आती है, ये मेहनत नहीं है। क्या कहने, वाह। अगर इधर चमड़े की जगह टीन की चादर लगा दे तो तुम कभी हाथ ना मारो। हाँ, वो बाले की तरफ देखो, अपनी बेगम के ईद के सूट के लिए पीपा बजाने की जॉब ढूंढ कर आया है, तुमसे तो वो भी ना हुआ। बेगम तुम फिक्र ना करो, बस मेरा एक गाना हिट हो जाए, यहाँ सूटों के ढेर लगा दूंगा। वाह वाह, और दूसरा गाना फेल हो जाए, वो ढेर फिर वापस हो जाएगा। अपने ही गिराते हैं निशे मन पे बिजलियां। आए देखो, बच्चे की ना सेहत ठीक है ना उसकी आ ठीक है। ओहो, बाले खां का शागिर्द होकर इतनी फीकी आ की है। इस आ पे कौन राशन देगा हमको? इसके पांव पे ईंट मारो, फिर इसकी आ ठीक निकलेगी। उस्ताद मोहतरम ठीक कह रहे हैं, ये राशन मांगने वाली आ नहीं है। हाँ, खबरदार अगर किसी ने राशन मांगा तो मेरे घर वाले तुम्हें कपड़े और जूते इसीलिए लेकर नहीं देते कि उनका दामाद फकीर बनकर मांगता नजर आए। एक्सक्यूज मी बिटिया रानी, तुम्हारे घर वालों को सिर्फ दामाद ही नजर आता है, उसके अहलो अय्याल नहीं नजर आते। वैसे माफ करना भाभी, अगर आपके घर वाले इसको कपड़े और जूते ले देते हैं तो ये कोई बड़ा खर्चा नहीं है, क्योंकि इसकी हर चीज तो बच्चों वाली दुकान से मिल जाती है। हाय, पिछली ईद पे तो इसकी ईदी में चूसनी और फीडर भी निकला था। वही शौक है, तुम्हारे ससुराल वाले कौन से तुम्हें हर ईद पे लॉन्ग कोट भेजते हैं। हाय, खुश नसीब हैं ये बच्चे, हमारा तो ससुराल ही नहीं है। जी हाँ उस्ताद मोहतरम, हमें याद है आपके ससुराल के तो सारे टब्बर ने बच्ची की डोली उठवा के कुएं में छलांग लगा दी थी, क्योंकि उनको अंदाजा था पैसों से ये दामाद रजाया न जाएगा। अब बेटा कुएं में छलांग नहीं लगाई थी, सलाब में बह गए थे। मैं क्या उन्हें खिद्दू फोलने शुरू ना कर दियो, उठ के ते राशन दा बंदोबस्त कर लो। अस्सलाम वालेकुम साजी। वालेकुम सलाम। और साजी क्या हाल है? आजो बेटा, आजो आजो हाजी साहब ने राशन दिता सी। आजो बेटा, मैं अपने साल वास्ते लाई हां। आजो इथे शलील ते बैठो बेटा, इथे बैठो। आओ। हाय हाय, किड्डे लालची ने खान साहब राशन वेख के उस चीज ਨੂੰ शनील ते बिठा रहे ने ਜਿਹੜੀ सिर्फ गिटक ते बहंदी है। मैं तो कहना है शागिर्द उस्ताद ਨੂੰ गोद ले ले ते साडी मुस्तकिल ही जान छुट जाए। बेटा एक पैकेट घी, एक पैकेट बेसन और एक पैकेट दाल। खान साहब वो बंदियां दा राशन वंडदे ने, मज्जां गावां दा नहीं। बेटा खजूरें ना शरबत की बोतल कहीं रास्ते में बेच तो नहीं आए? ना दलिया, ना जूस, ना फ्रूट। खान साहब उन्होंने राशन भेजा है, तुसी अस्पताल दाखिल नहीं है। हाय हाय खान साहब, जो आ गया 1.25 लाख है, तुसा केड़े रोजे रखने, तुसा इनू बेचना ही है। वैसे राशन तकसीम करना बहुत अच्छी बात है, मगर बहुत सारे ऐसे हट्टे कट्टे लोग पूरे रमजान नजर आते हैं जो राशन इकट्ठा करते रहते हैं और बाद में किसी दुकान के आगे उस राशन को बेचते हुए नजर आते हैं। ओ बेटा, हम नहीं बेचते,
साडे उस्ताद मोहतरम ही रज जानते ही बड़ी गल है। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। सोना न चांदी न कोई महल जान मन, तुझको मैं दे सकूंगा। ये अजीजी क्या खबर लेकर आए हो आज? नायरीन, चूंकि न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 एक डोमेस्टिक जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक? यार एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट होता है, एक क्राइम जर्नलिस्ट होता है, एक शोबिस जर्नलिस्ट होता है। इसी तरह न्यूज जेम्स बॉन्ड एक डोमेस्टिक जर्नलिस्ट है। यार जेम्स बॉन्ड यार छड़ यार, तू केड़ा हेलीकॉप्टर ते आना है, स्कूटर ते तू आना होंदा है। खबर सुना विचों यार। यार मैं फिर चला जाऊं यार। यार उसकी बात का बुरा क्यों मानते हो तुम? जेम्स बॉन्ड रोस जाए ना तो फिर किसी के हथे नहीं आता। नहीं यार जेम्स बॉन्ड, बारिश हो रही है, फिर वेस्पा भी स्टार्ट नहीं होना। खबर सुनाओ। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जो डोमेस्टिक आई मीन घरेलू मामलात होते हैं वो इसलिए मैं सुनाता हूं आपको, उस पर डिस्कशन करता हूं कि हमारी जो अवाम है, जो हमारे नायरीन हैं, उनको थोड़ी सी अवेयरनेस हासिल हो। खबर आज की जो है वो आपको सुनाई देता हूं, उसमें आपको हल्की फुल्की हंसी भी आएगी। अच्छा, खबर यह है जी कि रूसी शहरी ने अपनी शादी बचाने और रूठी हुई बीवी को मनाने के लिए वैलेंटाइन डे पर कीमती तरीन पोर्शे कार तोहफे में दी। यार वो अजीजी सुना जो यार रहा है। बीवी को उसने तोहफे में दी है, तुम्हें नहीं तोहफे में दी। असल खबर आगे है। बीवी के तोहफा लेने से इनकार पर शौहर ने लग्जरी गाड़ी कूड़ेदान में फेंक दी। ओ माय गॉड, कहाँ है वो कूड़ेदान? आपने उसमें से कूड़ा निकालना है। नहीं, गाड़ी निकालनी है। और ये तो सोच रहा है कि कहाँ है वो रूसी शहरी। मेरे सामने आए, मैं उसका 2 कन्नों में सिर काट दूं। तो भाई और चलो यार, बीवी ने तो इनकार किया है, तुमने क्यों इतनी महंगी गड्डी कूड़ा कर दी है? हाँ, बिल्कुल। उसने कौन सा बेचारी ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया था? गड्डी का इसमें क्या कसूर है? कम से कम तुम बच्चों के स्कूल आने जाने के लिए गड्डी रख लो। अव्वल तो परेशानी वाली ये बात है कि इतनी महंगी गड्डी जो है वो तोहफे में लेने से कैसे कोई इनकार कर सकता है? मैं शहबाज शरीफ साहब या आसवा भुट्टो यरदारी साहबा की बात नहीं कर रहा। जी जी। उन्होंने तो चलो हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पर वो तुर्की के सदर की गिफ्ट की हुई गाड़ी तोशे खाने में जमा करवा दी, क्योंकि बाद में बड़ा रौला पड़ जाता है। मगर यार ये तो मियां ने गाड़ी दी है और बीवी को, यार मैं कहाँ पे जाऊं? तो हो सकता है कि ये गाड़ी उसकी बीवी की चॉइस ना हो। और नहीं पाई जी, ये बात नहीं है। जब आपको मैं तफसील सुनाऊंगा ना जी, तो आप कहेंगे कि बुढ़ी ने ठीक की था। अच्छा। और बड़ा चालाक भाई था। अच्छा, उसकी और बीवी की चल रही थी लड़ाई। अच्छा। वैलेंटाइन डे आया ना तो उसने स्कीम बनाई। अच्छा। उसने एक पुरानी पोर्शे गाड़ी ले आके ना ते डेंटर पेंटर को ठीक ठूक करा के अपने लो लवी बना के ते उस औरत नु गिफ्ट करना चाहिए। तो बीवी ने पहले जाके बोनट चुके है। अच्छा। फिर उसने गड्डी की सीलें देखी। फिर उसने दरवाजे के पीछे से रंग चेक किया है। उन्होंने कहा दी तो डेंटिंग भी हुई है तो पेंटिंग भी हुई है। उन्होंने सी ना पता कि बीवी ओदी गड्डियां दी मिस्त्री भी है। उन्हें क्या कि चौक अपनी गड्डी से उधर परा निकल जा, खबरदार मेरे नेड़े भी किया, इसको पीछे ले जाओ, लगाओ बैक गियर। मुझे पागल समझते हो? मैं खुद न्यूयॉर्क की जेल रोड पे 3-4 साल गड्डियों का शोरूम चलाती रही। ओहो, चलो भैन जी देख लो, वो शायद गड्डी ठीक ही होवे। नहीं गौरी भैन, तुहानू नहीं ना पता, ये मैनू नहीं बेवकूफ बना सकता। मैं तो कार डीलर एसोसिएशन की जनरल सैकटरी भी रही। देख लो भैन जी, सीटां सूटां ते नवीं लग रही हैं। अड़िया मैं गड्डी चलानी है, मैं को सीटां ते बैठ के डिनर नहीं करना। भैन जी वेखो तो सही, नवे टायर ने। बेचारा ईडा कुए ना, सिर्फ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਗਿਆ।
चलो बाजी रख लो गड्डी पिछों कटा के डाला बना लो ते गर्मियां च ओदे च बर्फ ले आना करना। ए बर्फ तोड़न वाले आ सूबे आ मैनू गड्डी चाहिदी है, मैनू डाला नहीं चाहिदा। ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਦਿਲ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਚਿੰਚੀਆਂ ਤੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਡਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। यार वैसे वाकई वो बड़ी गुस्से में थी उसकी बीवी। अब बाजी औरत औरत होती है, वो ना मानना चाहे तो आप आसमान से भी तारे तोड़ के लाएंगे तो उसने उसमें से भी नुक्स निकाल देने। ऐ किहड़े वड्डे निक्के तारे तोड़ के ले आए। मैं तेनू क्या सी इको जे लै गया भी मैं अपनी कमीज ते लाने ने। मैं वड्डे निक्के तारे कमीज ते ला लवां? सहेलियां मेरियां ने साफ कह देना है तो तू मांग के लाए। ऐसे तो मैं समझता हूं कि बीवी को समझना आइंस्टाइन के भी बस की बात नहीं है, मगर ये पक्की बात है कि जब बीवी ने नहीं वसना तो फिर उन्हें नहीं वसना। उसको आराम से कह देना चाहिए कि जा सिमरन जी ले अपनी ये। हाय हाय अगे शाहरुख की जगह के उत्ते मैं खलोता हूं। बहुत अच्छे, यानी सिमरन उथों निकले ते अगे शाहरुख दा ढेर लगा हो, उथों बेचारी चीका मार दी घर वापस नस जाए। अबू वो शाहरुख ते खमीरा हो गए। कहने का मतलब ये है कि अगर औरत बिगड़ जाए, उसने नहीं मानना तो फिर उसने नहीं मानना। हाँ जी बिल्कुल। और अगर औरत निभाने पे आ जाए तो आप बेशक उसे वैलेंटाइन वाले दिन पानी वाला पाइप थोड़ा सा काट के कहे ना कि ये तुम्हारे लिए मैं छल्ला लेके आया हूँ, उसने कहना ओ स्वीट तुमने मेरे लिए कितना मुनफरिद सोचा। कानू घबराओ ना, थोड़ा सा छल्ला टाइट है मगर फिक्र ना करो, मैं सेक के थोड़ा खुला कर लूंगी। सच्ची बात तो ये है कि निभती वही है जहां औरत निभाना चाहे। सही बात है। वरना जहां मादी ख्वाहिशात ज्यादा हो जाए वहां फिर पोरशे भी कूड़े च सुटनी पड़ेगी। वरना आप देखें बिल गेट्स की तलाक हो गई हुई है, दुनिया का अमीर आदमी। मैंने तो सुना है बिल गेट्स के पास इतना पैसा है, इतनी दौलत है कि वो 100 रुपए वाली कुल्फी खाता है। दीदी बिल गेट्स का तो मुझे पता है, वो बड़ा अमीर आदमी है, लेकिन 100 रुपए वाली कुल्फी की मिसाल से तुम मुझे बहुत गरीब लगे। यार गौरी क्या कर रहे हो, 100 रुपए वाली कुल्फी कोई छोटा बंदा खाता है? कुल्फी 50 वाली भी होती है, 30 वाली भी होती है, 20 वाली भी होती है। जो 100 वाली कुल्फी खा रहा है, तुम कभी उसको ऑर्डर देते हुए देखो? वो ऐसे आकड़ के कह रहा होता है कि 100 वाली दे भाई। और जो 100 रुपए वाली कुल्फी होती है ना, उस पे दुकानदार एक्स्ट्रा गिरी और पिस्ता भी लगा के देता है। कुल्फी तो किधरे रह गई, पहले ये उत्ते जड़ा लगा है पिस्ता ते गरी, ओदा ते मजा लवो। ज्यादा जिक्र ना करो वरना गोगे ने कह देना है कि मुझे 100 रुपए वाली कुल्फी खिलाओ। जेम्स बॉन्ड घबराओ ना, ये हमेशा बच्चों से छीन के खाता है। अब लोगों को मजाक सूझ रही है, मियां बीवी की लड़ाई, अल्लाह किसी घर में लड़ाई ना डाले, बहुत खतरनाक होती है। मुझे वो खबर भी याद है, हमारे इधर पाकिस्तान में चिन्योट का कोई शहरी था, उसकी बीवी उससे लड़के तो मेखे चली गई। अच्छा। उसने पीछे से ना जी किल के साथ यखम करके ना अपनी टांग में तो 15 पे कॉल चला दी कि मेरी बीवी मुझे गोली मार के चली गई है। वो आए, उन्होंने जब देखा कि यार यखम तेदा बरंजी दे केल लाला है, केड़ी एडी बरीक गोली है। खैर वो जब साबित हो गया कि गोली नहीं वजी, तो बीवी दे आन तो पहले खावंद नूं गिरफ्तार करके थाने ले गए। फिर वो जेल दियां सलाखां फड़ के गाने गांदा रहा, न सोना न चांदी न कोई महल जान मन, तुझको मैं दे सकूंगा। नाज़रीन ये लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। मेरे पास जो खड़ा हो मैं तो उसको मारना शुरू कर देता हूँ। गोगे उनको तो खिज क्रिकेट की कारकर्दगी की वजह से चढ़ी है ना, तुम्हें खिज भूख की वजह से चढ़ती है। नाज़रीन आज हमारे दरमियान गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब। जी राना साहब। बहुत शुक्रिया फरीद साहब आपकी इज्जत अफजाई का। ओह एक तारुफ तो मैं भूल ही गया, सदर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। वैसे ये तारुफ तो रहने ही देते तो बेहतर था।
मैंने तो खुद इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के बाद इस तारुफ पे कूची फेर दी हुई। मतलब है कि ये पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट मैच के बाद इस तारुफ से तो अब शर्मिंदगी होनी शुरू हो गई है। चले राणा साहब, आपने बात छेड़ी दी है, तो क्या कहते हैं क्रिकेट टीम के हवाले से? भाई मैं तो इस क्रिकेट टीम के हवाले से यही कहूँगा कि आजकल इस तरह के लड़के जो काम कर रहे हैं वो ये क्यों नहीं करते। अब देखें ना, हमारे क्रिकेटर्स की उम्र के लड़के जो हैं वो मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, LPG सिलेंडर में गैस भर के बेच रहे हैं, पुराने LED बल्ब की मशीनें बदल रहे हैं, आगे रमजान आने वाला है, बंद डब्बे वाली खजूरें बेच रहे हैं। मेरा मतलब है कि आगे ईद आने वाली है, चूड़ियां और कोन मेहंदी बेच सकते हैं। मैं नहीं समझता कि इन लड़कों को क्रिकेट खेलनी चाहिए, काम वो करना चाहिए जिससे इज्जत बच जाए। मेरा मतलब है जैसी इनकी कारकर्दगी थी, मेरा तो ख्याल है कि इनकी इज्जत सिर्फ एक ही तरीके से बच सकती है कि ये घर से बाहर ना निकले। राणा साहब, आप तो ज्यादा ही तपे हुए हैं। देखें जी, मैं तो माहिरीन क्रिकेट की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। पाकिस्तान की क्रिकेट को सियासत ने तबाह कर दिया है। हाँ जी। तो आप वजीर आजम से कहें ना, हर बार लोगों के जज्बात मजरू होते हैं, ये PCB वाले क्या कर रहे हैं, इनकी क्या कारकर्दगी है? कारकर्दगी तो फरीद साहब इनकी वही है जो घर में पाली हुई मुर्गी की रोजाना होती है। आप ढूंढना शुरू करें तो किसी ना किसी कोने में उसकी कारकर्दगी पड़ी हुई नजर आ जाती है। फिर आप उस कारकर्दगी को या फ्राई कर लेते हैं या उसका आमलेट बना लेते हैं। मेरा मतलब है लोग अपनी ताकत के जोर पे क्रिकेट बोर्ड में आते हैं और फिर अय्याशी शुरू हो जाती है। जी यार, इनकी मुराद देख के, इनकी तनख्वाहें देख के मुंह पानी से भर जाता है। हालांकि मूंछों की वजह से मेरे मुंह में पानी बहुत कम आता है। मगर आप यकीन करें कि इनकी तनख्वाह को देखता हूं तो मेरे भी मुंह में पानी आ जाता है। राणा साहब, मूंछों की वजह से मुंह में पानी कैसे कम आ सकता है? गौरी साहब, मेरा ख्याल है आपने जंगलात के कटाव का असूल नहीं पढ़ा। जहाँ दरख्त, घास, पौधे होते हैं वहाँ पानी का फैलाव इस तरह नहीं होता। मेरा मतलब है मूंछें भी उगती हैं, पौधे भी उगते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आप मूंछों को मुंह का पौधा भी कह सकते हैं। राणा साहब प्लीज ऐसा ना कहें, मुझे आपकी मूंछें वाकई पौधे लगनी शुरू हो गई। राणा साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 50-60 लाख रुपए तनख्वाह लेकर भी करते कराते कुछ भी नहीं है। देखें, बात यह है कि सिर्फ ये एक चेयरमैन की बात नहीं है। मेरा मतलब है ये एक सिलसिला है। पिछले 10 साल देखें जी, बोर्ड में क्या होता रहा है। इतनी मुराद और इतनी तनख्वाहें देखकर लगता है कि अमेरिका हमसे कर्जा लेता है। IMF हमारा मुंशी है। मुरीख पे सबसे पहला प्लाट हमारे किसी पाकिस्तानी ने खरीदा है। बल्कि इनकी तनख्वाहें देख के तो मेरा मतलब है ऐसे लगता है जैसे सोने के जखायर हमारे मुल्क से बरामद हो गए। यूं लगता है कि सारी दुनिया सुबह उठ के हमें सलाम करती है ताकि हम उसकी झोली में कोई खैरात डाल दें। अजब खुदा का, इतनी तनख्वाहें। मेरा मतलब है ये चीजें ऐसी हैं कि वजीर आजम खुद इनका नोटिस लेंगे जी, और हम भी ये कहेंगे कि काबीना में और पार्लियामेंट में ये डिस्कस किया जाए। चले सर, अच्छी बात है, आप कौम के जज्बात को समझ रहे हैं। फरीद साहब, आपको मेरे जज्बात का अंदाजा नहीं है। मेरा मतलब है 3 दिन तक मुझे ब्लड प्रेशर की गोली खानी पड़ी है। मैंने किसी से मुलाकात नहीं की क्योंकि खामखा खिंच चढ़ी हुई थी मुझे। ओहो, तो फिर इर्द गिर्द वाले लोग बच गए। मुझे तो खिंच चढ़े, मेरे पास जो खड़ा हो मैं तो उसको मारना शुरू कर देता हूँ। गोगे, उनको तो खिज क्रिकेट की कारकर्दगी की वजह से चढ़ी है ना, तुम्हें खिज भूख की वजह से चढ़ती है। मेरा मतलब है कि हर स्पोर्ट्स बोर्ड की यही हालत है। लोग सिर्फ रिटायर होके सैर सपाटा करने के लिए इन सीटों पे बैठ जाते हैं, बल्कि फरीद साहब सैर कम करते हैं और सपाटे ज्यादा करते हैं। राणा साहब प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मैं मिन्नत तरला करना ताड़ा, मैनू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लवाओ। भाई बोर्ड का काम क्रिकेट करवाना है, ये शकरकंदी सिंघाड़े बेचना नहीं है। ओहो राणा साहब, टीम में भी तो सारे एक्टर ही भर्ती किए हैं। देखें इश्तहारों में कैसे परफॉर्म करते हैं और ग्राउंड में कुछ भी नहीं। इश्तहारों में उल्टे लटके हैं, भाई बच के जरा, नीचे जाओ जरा, और ग्राउंड में इनसे सीधा नहीं खड़ा हुआ जाता। और इश्तहार में रन्स ले रहे हैं
और ग्राउंड में उबासियां ले रहे हैं। इश्तहार वालों से धड़ाधड़ पैसे पकड़ रहे हैं और ग्राउंड में इनसे कैच नहीं पकड़ा जाता। मैं तो कहता हूं राणा साहब, ग्राउंड में एक डायरेक्टर खड़ा करें, जब बॉलर भागना शुरू करे तो डायरेक्टर कहे एक्शन, शायद ये छक्का लगा दें, और जब ये गेंद हवा में जाए तो डायरेक्टर कहे एक्शन, फिर शायद ये कैच पकड़ ले। वाह 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 वाह। वैसे राणा साहब, गौरी साहब मशवरे बहुत आला दे रहे हैं। राणा साहब, एक मशवरा मेरी तरफ से भी है, खिलाड़ियों को ग्राउंड में भेजने से पहले इनका मेकअप भी किया जाए। यार मुझे तो इस तरह मशवरे दे रहे हैं जैसे मैं टीम की अम्मी हूं। मेरा मतलब है जो मशवरे देने हैं आप बोर्ड वालों को दें। मैं सदर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हूं और ये क्रिकेट बोर्ड मेरे अंडर नहीं आता। हाँ ये तो है। चले राणा साहब, अब कुछ सियासत की बात हो जाए। पीपल्स पार्टी वालों को आप लोगों से बहुत तहफुजात हैं। देखें जी, इत्तेहाद कायम रखना उनकी भी मजबूरी है और हमारी भी। मेरा मतलब है ये हुकूमत एक ऐसा दो धड़ वाला बच्चा है कि जिसका सर एक है, किसी धड़ को अलहदा नहीं किया जा सकता। हाँ जी। अपोजिशन वालों को भी पता है कि मेरा मतलब है कि हम एक शलवार के दो पांचे हैं, एक कमीज के दो बाजू हैं, एक काट के गुजारा नहीं हो सकता। एक काटेंगे तो कमीज भी जाया और शलवार भी जाया। वाह वाह। अगर दोनों बाजू काट दें तो आप कह सकते हैं कि स्लीवलेस है। तो फिर ये गिले शिकवे कैसे दूर होंगे? देखें, जब आप एक मेज पे बैठ के मेरा मतलब है कि खाना खा रहे हो तो ये छोटे मोटे गिले शिकवे तो चलते ही रहते हैं जी। कोई ये सोच रहा होता है कि यार सारे लेग पीस इसने डाल लिए हैं, हाय। मेरे लिए कोई छोड़ा ही नहीं है। कोई कह रहा होता है कि यार इसने बाजू ऊपर से करके जर्दा डाल लिया और जितने मेवे थे सारे अपनी प्लेट में डाल लिए, या रोटी नीचे से गर्म निकाल ली है और हमारे लिए ऊपर ठंडी रोटियां पड़ी हुई हैं। लेकिन मेरा मतलब है कि दोनों फिर भी एक ही मेज पे बैठे भी रहते हैं। वैसे हम तो फरीद साहब डायलॉग पे यकीन रखते हैं। वाह। मेरा मतलब है कि फिल्म फाइट वाले सीन से नहीं, डायलॉग से चलती है। वाह। किसी को याद नहीं है कि फिल्म शोले में कितनी फाइटें थी और कितनी गोलियां चली और कितने ठिशुन ठिशुन हुए, लेकिन डायलॉग सबको याद है। कितने आदमी थे, तेरा क्या बनेगा कालिया, वाह। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ये डायलॉग हैं सारे जो आज तक हिट हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि डायलॉग होना चाहिए। अच्छा राणा साहब, ये बताइए कि ऑपोजिशन के साथ भी मुज़ाकरात का कोई मामला आगे बढ़ रहा है? देखें फरीद साहब, अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस जिसमें शाहिद खाकान, मौलाना फजलुर रहमान, अचकजई साहब, इन जैसे समझदार लोग हैं, उनके साथ तो मामलात हो सकते हैं, लेकिन मेरा मतलब है कि बानी पीटीआई हमसे बात करना ही नहीं चाहते, तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ। उन्हें इस वक्त बहुत जोर से खतो किताबत आई हुई है। मेरा ख्याल है उनके जहन में ये है कि गालिब के खतूत के बाद उनके खतूत हिट होंगे। इसलिए जब इनके खतूत का सिलसिला थमेगा तब देखेंगे कि ऊंट किस करवट बैठता है। और अब मेरा मतलब है कि ये ऊंट है भी या दो बंदे ऊपर चादर डाल के खुद ऊंट बने हुए हैं। राणा साहब, आप डायलॉग की बात करते हैं, पीटीआई की तरफ से तो हर कुछ दिन बाद एहतजाज की कॉल सामने आ जाती है। देखें, ये जो पीटीआई की तरफ से एहतजाज की अनाउंसमेंट वाला फायर है, ये तो अब फोका कारतूस हो चुका है। अच्छा। इनका तो अब उस चालाक बीवी वाला हिसाब है जो हर दूसरे दिन तड़ी लगा देती है कि मैं मेके जा रही हूँ। हालांकि खावंद को भी पता होता है माँ बाप इसके मर गए हुए हैं, इसने अब कहाँ जाना है। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने भी अब कहाँ जाना है। हाँ, डायलॉग होना चाहिए, एहतजाज भी जरूर होना चाहिए, मगर किसी ढंग से होना चाहिए। इस तरह धमकी से नहीं काम चलेगा। धमकी से ना हम डरने वाले हैं और ना डरेंगे। ये अगर एहतजाज करना चाहते हैं तो जरूर करें, मगर मेरा मतलब है कि ये धमकी नहीं होनी चाहिए। वैसे मैं माफी चाहता हूँ राणा साहब, मेरी बीबी भी तड़ी लगाती थी
कि मैं अपने माँ बाप के घर चले जाऊंगी। मैंने कहा इसके माँ बाप तो फौत हो गए हैं, इसने कहाँ जाना है? तो वो एक दिन अपनी खाला के घर चलेगी हैदराबाद। होगा जी, आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए, वो हैदराबाद वाली खाला हमारी भाभी को कितने को दिन रोटी खिला सकेगी। क्योंकि दिन भी मैंने ज्यादा कहा है, कितने को डंग रोटी खिला सके। राणा साहब, ये जुल्फी भी मुझे बहुत धमकियां लगाता है, इसका मैं क्या करूं? ऐसे हैरत है, ये आपको धमकी लगाता है, इससे तो कुंडी नहीं लगती। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। माशाल्लाह गोगा जी तो जितना बच जाए स्वाब के तौर पे। एग्जैक्टली। सवाब के तौर पे दे देता है किसी को। हाँ जी, स्वाब के तौर पे किसी को दे देता है। अच्छा जी, रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हुआ चाहता है जी। मैं सोच रहा था कि हमारे बचपन में रमजानुल मुबारक में सहरी और अफ्तारी कैसे होती थी। जी। अब देखें कि मुख्तसर सा ही होता था बंदोबस्त। बहुत जो अच्छे घर थे ना जी, वो भी शरबत या शिकंजवी या दूध सोडा बना लेते थे। हाँ जी, और उसके साथ खजूरें जरूर होती थी। जी सर। सही। और बड़ा ही कोई चस्कोरा बंदा है अपना गौरी टैप, तो वो कह देता था कि पकौड़े जरूर बना लेना। जब मैं पकौड़े देखता हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आता है। हाय हाय। या जिसका बूफे खाने को जी चाहता था ना जी, वो मस्जिद का रुख करते थे। क्योंकि मस्जिद में बहुत से घरों से खाना आता था। अच्छा। और मुख्तलिफ कितनी सारी डिशें पड़ी होती थी जी। जो रख दी जाती थी, सेहन में सजा दी जाती थी। और जो थैला टाइप और गोगा टाइप बंदे होते थे ना, वो को आधा घंटा पहले ही जाके मस्जिद के बूफे के सिराने बैठ जाते थे और कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते थे, ऐसे जैसे मैं सिर्फ सवाब हासिल करने आया हूँ, बूफे हासिल करने नहीं आया। सही बात है। अजीजी, ये तो आप मजाक कर रहे हो ना? यकीन करना कि मैंने वाकई मस्जिद में बहुत रोजे खोले। वाह वाह वाह, बल्कि इन्ना नमाज पढ़ने से मसीते नहीं गया जिन्ना रोटी खान गया। नहीं, बड़ा मजा आता था। सही बात। बड़ा हल्ला गुल्ला होता था, हम भी जाते थे मस्जिद में, बड़ा मजा आता था। और फिर उसकी फटाफट सफाई भी करते थे। हाँ जी। यहाँ माशाल्लाह बैतुल्लाह शरीफ में और मस्जिद नबवी में जी। बेशुमार लोग रमजानुल मुबारक में उधर ही रोजा खोलते हैं। और फिर अफ्तारी का बंदोबस्त वहाँ तो माशाल्लाह बहुत बड़ा होता है ना जी, बहुत बड़ा। और मुखय्यर हजरात जो हैं और ख़ास तौर पे वहाँ के जो मुकामी लोग हैं, वो मिन्नतें कर करके तो रोजा खुलवा रहे होते हैं। हाय हाय हाय। अच्छा, कहना मैं ये चाह रहा हूँ, जो असल टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। अच्छा, जी। अब हमारा जो सहरी और अफ्तारी का मेन्यू है ना जी, हाँ जी। वो देख के तो हैरानगी भी बड़ी होती है और दुख भी बड़ा होता है। जो घर माशाल्लाह खाते पीते हैं, उन्होंने अपना रमजानुल मुबारक का मेन्यू इतना लंबा कर लिया हुआ है कि आप किसी होटल के बुफे पे भी चले जाएं तो इतनी चीजें आपको नजर नहीं आती। बिल्कुल सही। हाँ जी। भाई, पहली बात तो ये है कि जो रमजान है, जो रोजे हैं, जी जी। ये तो अल्लाह पाक ने एक महीना सब्र सिखाने के लिए, बर्दाश्त सिखाने के लिए, हाँ जी, कुर्बानी सिखाने के लिए, और सबसे बढ़ के ये सेहत के हवाले से देखें तो आपके जिस्म की ओवरहालिंग हो जाती है। बिल्कुल। ओवरहालिंग हो जाती है। आप भूखे रहते हैं सारा दिन, फिर थोड़ा सा खाते हैं, फिर सुबह खा के अच्छा, फिर आप सारा दिन भूखे रहते हैं। हाँ जी। भाई, अब तो हम माशाल्लाह माशाल्लाह रमजानुल मुबारक में इतना खाते हैं, इतना खाते हैं कि रमजान तो बाद असी अगर हर रोजेदार नूं तोलीए ना तो 17 किलो वध गया हुंदा। इसमें मैं गोगे की तरफ इशारा नहीं कर रहा, क्योंकि 17 किलो से ऊपर बात फिर चली जाए। करें जीजी करें, आप तो जनरल बात कर रहे हैं। हाँ जी, जनरल बात कर रहा हूं। होगा वैसे माशाल्लाह रमजान में बहुत खाता है और ईद के बाद उससे भी ज्यादा खाता है। खुशी में हाँ जी, हाँ जी। कि ईद आ गई है। अच्छा, कहना मैं ये चाहता हूं कि फिर चलें बिस्मिल्लाह, खाएं पिएं। जाहिर है लोग दूसरों का भी ख्याल रखते हैं और रखना चाहिए। बिल्कुल। सही। जो नहीं रखते उनको भी रखना चाहिए। हाँ जी, सही। मगर देखने में ये आता है कि हर घर में
रमजानुल मुबारक के दौरान जितना रिस्क और फूड जाया होता है ना, हाँ जी, वो पूरा साल उतना नहीं होता। बिल्कुल सही। बहुत सारा आपका खाना बच जाता है। ये इसमें भी मैं गोगे के घर की बात नहीं कर रहा। माशाल्लाह गोगा जी तो जितना बच जाए स्वाब के तौर पे। एग्जैक्टली। हाँ जी, सवाब के तौर पे दे देता है किसी को। हाँ जी, स्वाब के तौर पे किसी को दे देता है। खैर से लाल शरबत तो ये इतना पीता है जैसे रेगिस्तान में जाने से पहले ऊंट नहीं पानी अपने मैदे में स्टॉक करता। और गोगा माशाल्लाह सारी टाइम अपने घर से खा के बाहर जो गली में ढोल बजा रहा होता है ना लोगों को जगाने के लिए, उसके भी जाके शापर चेक करता है। वाह। गौरी वो ये चेक करता होगा कि उस बेचारे ने भी कुछ खाया या नहीं खाया। और बाबूजी मैं इसलिए चेक करता हूँ कि उसको किसी ने खराब सालन तो नहीं दे दिया। वाह, सही है, अगर खराब दे दिया है तो गोगा खा ले। ओ यार रमजान की बात करो, छोड़ो गोगे की जान। और जनाब गोगे का असली नाम रमजान ही है। नहीं, वैसे सीरियसली बात करने का मकसद यही है जी, कि जो घरों में खाना होता है उसको बड़ा नाप तोल के बड़े एहतियात से पकाना चाहिए हाँ और जी। इस्तेमाल करना चाहिए। सही बात है। बिल्कुल सही। क्योंकि बेशुमार लोग ऐसे हैं जो बेचारे बहुत थोड़ा खा के रोजा रखते हैं। हाँ जी, अगर आपका जो ज्यादा खाना है, जो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है और रब्बे करीम और दे, जी, बिल्कुल। वो अगर आप उस प्लेट तक पहुंचा देते हैं या उस घर तक पहुंचा देते हैं जिसमें वाफर नहीं है या पूरा भी नहीं है, तो उसका भी आपको सवाब मिल जाएगा। बिल्कुल क्या? सही बात। इसलिए मैं ये सिर्फ इतना ही अर्ज करना चाह रहा हूं जी, कि खाना जाया ना करें। रमजानुल मुबारक जो है ये तो नेकियों वाला महीना है। आप इसमें जो नेकियां कर रहे होते हैं उसमें अगर आप अपने इस दस्तरखान की तरफ भी देखते रहे हाँ तो जी, ये भी नेकियां उसमें शामिल हो जाती हैं। और कहते तो यही है ना जी कि रमजानुल मुबारक में जी, जी, नेकी जो है वो तो उसका सवाब भी कई गुना ज्यादा होता है। हाँ जी। बेशक। और जो दूसरी अहम गुजारिश मैं करना चाहता हूँ जी, जी, वो ये है कि अब हम इस हवाले से दूसरे ममालिक तक बदनाम हो चुके हैं कि हम रमजानुल मुबारक में लूटते हैं एक दूसरे को। रेट्स चीज़ों के हम बहुत बढ़ा देते हैं, खास तौर पे खाने पीने वाली वो चीज़ें जो रमजानुल मुबारक में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, मसलन फ्रूट, खजूरें, इन चीज़ों को हम आग ही लगा देते हैं इनकी कीमतों को। बिल्कुल। तो वो अब हमें कुछ समझ जाना चाहिए, जी। हमें अब कुछ होश के नाखून लेने चाहिए। भाई कुछ नहीं है, ये सारा कुछ इधर ही रह जाना है, हाय। कुछ नहीं है। अगर आप इस तरह जुल्म करके नाजायज तरीके से पैसा इकट्ठा करते हैं जी। अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, करके। हाँ जी। तो खुदारा ये जहन में रखें कि ये आपके घर के लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी सख्त नुकसानदेह है। सही बात। सही। उल्टा उनको फायदा नहीं देगा, नुकसान देगा। बिल्कुल। बिल्कुल। खुदारा ये जरूर जहन में रखें। इस तरह का पैसा इकट्ठा किया हुआ आपके घर की खैर बरकत के लिए नहीं है, बिल्कुल सही। वो आपके घर की तबाही के लिए है। हाँ जी। बचें इस चीज से, बचें इस चीज से। वक्ती तौर पे आप पैसा देख के तो जो खुश होते हैं जी। वो आपको नहीं मालूम कि वो खुशी आपको कितना बड़ा दुख देने वाली क्या है, बात, सही। बहुत कितना बड़ा गम देने वाली है। बिल्कुल सही। बचें आइंदा दुख और गम से, खुदा के वास्ते बचें। सारा साल आप लोग यार कारोबार करते हैं, अगर एक महीने के लिए आप बिजनेस जहन से निकाल दें, हाँ जी, चलें एक्स्ट्रा बिजनेस जहन से निकाल दें, सही। वो जो जिस रेट पे चीजें बिक रही हैं उसी पे ही रहने दें। हाँ जी। अव्वल तो अब हमें ये शर्म करनी चाहिए कि अब तो ये जो सोशल मीडिया है वो सब कुछ आपको दिखाता है। जो बाहर हैं पाकिस्तानी भाई, हमारे मुसलमान भाई, हाँ जी, वो बाकायदा वो उस तरह की पोस्ट शेयर करते रहते हैं सोशल मीडिया पे हाँ बिल्कुल। जी। कि देखें ये कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, ये इंग्लैंड के अंदर रमजानुल मुबारक के महीने में गोरों ने हमारे लिए ऑफर्स लगाई हुई, सही बात। सेलें लगाई हुई। तेल लगाए। अगर वो इस तरह का ख्याल कर रहे हैं तो फिर हम क्यों नहीं अपना या अपने मुसलमान भाइयों का ख्याल कर रहे हैं? हमें क्या लालच और किस हवस का हम शिकार हो गए हुए हैं? बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कह रहे हो अजीजी। रमजानुल मुबारक तो हमें सब्र सिखाता है, हवस नहीं सिखाता, मगर हम हवस में पड़ गए हैं। जी जी, और हवस भी जो है वो
रमजानुल मुबारक में अरूज पे होती है। हाँ जी। बिल्कुल। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, इंसान जितनी मेहनत खामी छुपाने में करता है उतनी मेहनत में खामी दूर की जा सकती है। वाह। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।